सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी सेफ़ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपका नया लेक्चर, जो कि आपका प्रैक्टिकल का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फैमिलराइजेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कॉमन लैब इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कैरिंग आउट एनालिसिस एज पर API। आपका टॉपिक के जो कंटेंट रहेंगे, यहाँ पे आपको 9 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, उनकी फ़ोटोग्राफ और उनके यूजेस, वो कैसे वर्क करते हैं। तो पहला आपका अपरेटस रहेगा डिसइंटीग्रेशन अपरेटस, सेकंड आपका रहेगा डिसोल्यूशन अपरेटस, देन आपका फ्रेबिलिटी अपरेटस, सोनिकेटर्स, डेजिकेटर्स, रोटेटरी इवेपोरेटर्स एंड आपका लेबोरेटरी ओवन, हीटिंग मेंटल एंड मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कॉमन यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आपके टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल हो गए, या जितने भी जिस भी टाइप के आप ड्रग्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बनाई जाती हैं, उन सब की फॉर्मुलेशन में और उन सब की पैकेजिंग में, क्वालिटी चेक एंड क्वालिटी एश्योरेंस में इन अपरेटस का यूज़ किया जाता है। तो पहला आपका है डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन को अगर हम सिंपली वे में देखें, अगर आप कोई भी ड्रग ले रहे हो, वो ड्रग मस्ट बी इन अ सॉल्यूशन। ओके, तो फॉर अ ड्रग टू बी रेडिली अवेलेबल टू द बॉडी, इट मस्ट बी इन सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिखाया हुआ है, आपके अप एंड डाउन मोशन के साथ इसमें रेसिप्रोकेटिंग शेफ्ट है, आपकी बास्केट है, वायल, डिस्क, मैश, वेसल्स, टैबलेट सैंपल एंड आपका टेस्ट मीडिया, जिस मीडिया में आप अपने सैंपल को टेस्ट करने जा रहे हो। जो रेड कलर का एरो दिखाया हुआ है, इन तीनों वायल्स में आपके टैबलेट्स रखी हुई हैं, जो आपका सैंपल आप टेस्ट करने जा रहे हो। तो इसमें आप छोटे छोटे से डॉट देख रहे हो, इट मीन्स ये डिसइंटीग्रेट हो रही है सॉल्यूशन में। तो इसके मोस्टली 2 स्टेप होते हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। जो आपका डिसइंटीग्रेशन है, डिसइंटीग्रेशन आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है टूवर्ड सॉल्यूशन इज ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और ग्रेन्यूल्स। सबसे पहले आपकी सॉल्यूशन में जाते ही जो आपकी टैबलेट है ग्रेन्यूल्स में टूटती है, देन उसको हमने बोला है डिसइंटीग्रेशन। जैसे ही आप टैबलेट को लिक्विड में डालते हो, टैबलेट का जो सरफेस है वो वेट हो जाता है लिक्विड की वजह से। तो जो उसके पोर्स हैं, उसके अंदर आपका लिक्विड पेनिट्रेट करेगा। तो जो आपके टैबलेट का सरफेस है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्मॉल ग्रेन्यूल्स में टूटता चला जाएगा। उसको बोला है आपने स्टेप 1। और स्टेप 2 में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स डिसइंटीग्रेशन। जो आपके वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, उनको और स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने की प्रोसेस को क्या बोला है, स्टेप 2। अब जैसे ये इमेज है, इसमें फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हो आपकी टैबलेट है, टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी ग्रेन्यूल्स में। ग्रेन्यूल्स का डिसइंटीग्रेशन हुआ, वो आपके बिल्कुल स्मॉल एंड फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई। तो इस पिक्चर से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो आपकी टैबलेट है, अगर हम डिसोल्यूशन पावर या फिर उसका सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन देखें, डिज़ोल्व कितने टाइम में हो रही है, तो जो आपकी टैबलेट है उसका डिसइंटीग्रेशन है जो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होगा सॉल्यूशन के अंदर, जो आपकी टैबलेट है। बट वहीं अगर हम ग्रेन्यूल्स को देखें, ये लिमिटेड डिसोल्यूशन होगा इसका। फिर लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं स्मॉल पार्टिकल्स। सबसे बेस्ट डिसइंटीग्रेशन या फिर डिसोल्यूशन आपका होगा, वो होगा स्मॉल पार्टिकल्स का। ये इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे आपके सॉल्यूशन में। तो अगर आपकी ड्रग टैबलेट से लेके स्मॉल पार्टिकल में इजीली कन्वर्ट हो जाती है, तो उसका डिसोल्यूशन बहुत इजीली होता है। डिसइंटीग्रेशन टाइम,
अब डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। एक टैबलेट से फाइन स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने का जो टाइम है उसको बोला है डिसइंटीग्रेशन टाइम। सो डिसइंटीग्रेटिंग फ्लूइड में बी ईदर स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड और स्टिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड। जो आपका इक्विपमेंट यूज़ होता है डिसइंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपका नीचे डिसइंटीग्रेशन अपरेटस दिखाया हुआ है, इसके अंदर 2 बास्केट होती हैं। नीचे आपका सॉल्यूशन है जिसमें आपको आपका सैंपल टेस्ट करना है। तो जो साथ में एक वीडियो लगाई हुई है, ये आपको एक बहुत क्लोज व्यू दिखाया हुआ है डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। आई होप इस वीडियो से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये तो था आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। सेकंड आपका आता है डिसोल्यूशन और ड्रग रिलीज टेस्ट। आपने ड्रग ले ली, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका टेस्ट होता है, लेबोरेटरी बेस्ड टेस्ट होता है जो डिसइंटीग्रेशन है कि आपकी वो टैबलेट डिज़ोल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती। फिर आपका होता है डिसोल्यूशन टेस्ट, टैबलेट लेने के बाद आपके स्टमक में वो किस टाइप से डिज़ोल्व होती है। सो डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन इज़ द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस फॉर्म अ सॉल्यूशन। ये प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस आपका क्या बनाता है, सॉल्यूशन सैंपल में मिक्स होके आपका एक सॉल्यूशन बनाता है। डिसोल्यूशन टेस्टिंग मेजर द एक्सटेंट एंड रेट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन फॉर्म अ डोजेज फॉर्म सच एज टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा। कुछ भी हो सकता है, वो आपकी डोज की फॉर्म टैबलेट होगी, कैप्सूल होगी। तो द डिसोल्यूशन ऑफ अ ड्रग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द बायो अवेलेबिलिटी एंड थेरेपेटिक्स इफेक्टिवनेस। डिसोल्यूशन एंड ड्रग रिलीज आर टर्म्स यूज्ड इंटरचेंजेबली। नीचे जो डायग्राम है इसमें 4-5 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं जो कि आपके डिसोल्यूशन टेस्ट के टाइम पे यूज़ होते हैं। एक है आपका डिसोल्यूशन अपरेटस पार्ट 1 विच इज़ नोन एज बास्केट, जो कि आपका 37 या रूम टेम्परेचर पे काम करेगा, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर आपका है अपरेटस 2 पेडल। सेकंड में कई जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आए हुए हैं डिसोल्यूशन के, उसमें बास्केट को पेडल की बास्केट की जगह पेडल लगाया हुआ है, मतलब उसको मॉडिफाई किया हुआ है। बिकॉज पेडल को जब हम यूज़ करते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। डिसोल्यूशन टाइम आपका रिड्यूस होता है। थर्ड आपका है रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। फोर्थ आपका है फ्लो थ्रू, जिसके थ्रू आपका सैंपल सेल्स के सेल वॉल या आपकी जो भी परमिएबल मेम्ब्रेन हम यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू उसको फ्लो चेक करते हैं। और इसमें जो वीडियो दिखाई हुई है ये एक कैप्सूल का डिसोल्यूशन है आपके स्टमक के अंदर। आपके स्टमक में इस टाइप से डिसोल्यूशन होता है कैप्सूल का, वो डिसॉल्व होकर एक सॉल्यूशन बना लेता है। थर्ड आपका है फ्राइबिलिटी अपरेटस। फ्राइबिलिटी नाम तो सुनने में अच्छा लग रहा है। फ्राइबिलिटी बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट आपने कर लिया, आपका डिसोल्यूशन टेस्ट आपका हो गया, उसके बाद आपकी टैबलेट, उसका सरफेस और उसकी पैकेजिंग के बाद की वैलिडिटी, मतलब कि उसकी ब्रेकेज की, उसके अंदर के मटेरियल का बाहर निकलना ना निकलना, पैकेजिंग के टाइम पे यहाँ से वहाँ वो जाएगी तो उस टाइम पे कितना डैमेज होगा ड्रग का, तो उसकी भी टेस्टिंग होती है। इसमें क्या होगा, द टैबलेट शुड बी केयरफुली dedusted prior to testing accurately weight of tablet sample and place in the basket tablet in the drum। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया हुआ है इसको बोलता है फ्राइबिलिटी अपरेटस। इसके दोनों चारों तरफ जो सर्कुलर टाइप के लगे हुए हैं
इनके अंदर आपको अपनी टैबलेट रखनी होती है जो भी आप टेस्ट करने जा रहे हो, एक पर्टिकुलर वेट की और एक पर्टिकुलर सैंपल। तो इन ड्रम्स को हम क्या करते हैं, 100 टाइम्स रोटेट करते हैं और 100 टाइम रोटेशन के बाद किसी भी टाइप का डस्ट या जो टैबलेट से निकला है उसको हम रिमूव करेंगे एंड एक्यूरेट वेट एंड जनरली टेस्ट इन रन वंस। एक बार के रन करने में ही एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है, हमें एक्यूरेट वेट मिल जाता है। इफ़ ऑब्वियसली क्रैक्ड, क्लीव्ड और ब्रोकन टैबलेट्स आर प्रेजेंट इन द टैबलेट सैंपल आफ्टर टम्बलिंग द सैंपल फेल्स द रेस्ट। अगर फ्रेबिलिटी टेस्ट के टाइम पे जब आप ड्रम को घुमा रहे हो, हमने 100 RPM पे घुमाना है, 100 राउंड्स पर मिनट, तो हम क्या करेंगे, अगर इन टाइम्स के इन 100 राउंड के दौरान आपका किसी भी टाइप का ब्रेकेज होता है, क्रैक होता है, क्लीव्ड होता है आपका टैबलेट, तो क्या करेंगे, वो टेस्ट आपका फेल होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ पे ही स्टेबल नहीं रह पाया तो आगे अगर हम पैकेजिंग में उसको भेजेंगे, हम ड्रग्स किसी को भी आगे देंगे तो वो उससे पहले ही ब्रेक हो जाएगा, तो प्रॉपर अमाउंट में जो बॉडी के अंदर डोज जानी चाहिए वो नहीं जाएगी। सो इफ़ द रिजल्ट्स आर डाउटफुल और इफ़ द वेट लॉस इज ग्रेटर देन द टारगेट वैल्यू, द टेस्ट शुड बी रिपीटेड एंड मीन ऑफ द 3 टेस्ट डिटरमाइंड। तो अगर एक बार आपको डाउटफुल लग रहा है कि नहीं ये 100 टाइम्स घुमाने में ये सही रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तो 3 बार आपको टेस्ट को रिपीट करना है और उन तीनों का मीन लेके आपका जो मेन वैल्यू आएगी वो आपने माननी है कि हमारी फ्रेबिलिटी टेस्ट की ये वैल्यू कंफर्म हुई है। एक टेस्ट में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आपको 3 बार करना पड़ेगा, अदरवाइज़ एक बार टेस्ट करने में ही रिजल्ट्स आ जाते हैं। अगर आपका कोई भी 100 टाइम्स घुमाने के बाद किसी भी टाइप का ब्रेकेज नहीं हुआ तो इट मीन्स टेस्ट आपका सही हुआ है, ड्रग आपकी अप्रूव्ड है। फ्राइबिलिटी के बाद हम आते हैं अपने सोनिकेटर्स पे। Sonication is the act of applying sound energy to agitate particles in a sample for various purposes such as the extraction of multiple compounds from plants, microalgae and seaweeds। साउंड एनर्जी का यूज़ करके पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज जो आपकी इसमें रहेगी वो मोर देन 20 किलोहर्ट्ज़ रहेगी, आर यूजुअली यूज्ड लीडिंग टू द प्रोसेस ऑल्सो बीइंग नोन एज अल्ट्रासोनिकेशन और अल्ट्रासोनिकेशन। सोनिकेशन के मेथड 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ डायरेक्ट, सेकंड इज़ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा, इंसर्टेड अ प्रोब डायरेक्टली इनटू द सैंपल वेसल। डायरेक्टली आप प्रोब अप्लाई करोगे सैंपल के अंदर और अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर देना है, रीडिंग आपके इंस्ट्रूमेंट की डिस्प्ले पे आ जाएगी। सेकंड आपका होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, एलिमिनेट्स द नीड फॉर अ प्रोब टू कम इन कॉन्टैक्ट विद योर सैंपल। इट मीन्स अगर मे बी ये हो सकता है कि प्रोब के इंसर्शन से किसी टाइप की इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड हो जाए, तो इसीलिए इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि हम अवॉइड करते हैं सैंपल और प्रोब कांटेक्ट में ना आए। तो इनडायरेक्ट मेथड का इमेज जो है वो आपकी नीचे वाला इंस्ट्रूमेंट है और जो डायरेक्ट सोनिकेशन मेथड है वो आपका टॉप फर्स्ट पिक्चर में है, क्योंकि इसमें आपका क्या किया हुआ है, प्रोब का यूज़ किया हुआ है, सैंपल के अंदर प्रोब को डिप किया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है डेजिकेटर। डेजिकेटर किसके लिए, मेनली हैवी ग्लास का यूज़ किया जाता है, इसमें एक तरह से ग्लासवेयर ही है। जो डेजिकेटर है आपका यूज़ किस लिए होता है, इट इज़ यूज्ड बोथ फॉर द कूलिंग ऑफ हीटेड ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर द स्टोरेज ऑफ ड्राई ऑब्जेक्ट्स that must not be exposed to the moisture normally present at the atmosphere।
कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से भी क्या करेंगे, मॉइस्चर ले लेते हैं। तो उनको ड्राई रखने के लिए और गर्म ऑब्जेक्ट्स को कूल करने के लिए हम क्या करते हैं, डेजिकेटर का यूज़ करते हैं। So desiccators are used to store the weighing bottles that have dried chemicals in them। कुछ ड्राइड केमिकल्स हैं जो हम सील बॉटल्स के अंदर रखते हैं, उनको हम एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गेन करके केमिकल के अंदर मॉइस्चर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, उन बोतल का वेट करके उनको हम डेजिकेटर ग्लास के अंदर रखते हैं। डेजिकेटर्स मेंटेन अ कांस्टेंट लो ह्यूमिडिटी। ये एक लेवल तक लो ह्यूमिडिटी मेंटेन रखता है। इट टेक्स ओवरनाइट फॉर केमिकल्स और ग्लासवेयर टू इक्विलिब्रेट टू द स्टेट ऑफ स्टैंडर्ड ड्राइनेस। व्हेन द इंडिकेटर्स इन द डेसिकेंट चेंजेस कलर, इट टाइम टू रिसाइकिल इट। नेक्स्ट आपका है लेबोरेटरी ओवन। तो बेसिकली जो लेबोरेटरी ओवन्स हैं वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं लैब्स में, यूज़ टू रिमूव वाटर और अदर सॉल्वेंट्स फ्रॉम द केमिकल सैम्पल्स और टू ड्राई लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स। जितने भी टाइप के आपके ग्लासवेयर्स होते हैं, टेस्टिंग के बाद और उनकी वॉशिंग के बाद आप उनको ओवन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट करके ओवन के अंदर रख दो, तो वो थोड़े टाइम बाद अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, ताकि आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए फुल्ली ड्राइड ग्लासवेयर का यूज़ कर सको। जो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो क्या है, शुड नॉट बी यूज्ड टू ड्राई एनी केमिकल सैंपल दैट माइट पोज अ हजार्डस बिकॉज ऑफ एक्यूट एंड chronic toxicity unless special precautions have been taken to ensure continuously venting the atmosphere inside the oven. Bimetallic strip thermometer are preferred for monitoring oven temperature। बायोमेटेलिक टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं जो आपके इसमें टेम्परेचर वैल्यू को नोट करने के लिए यूज़ होते हैं। मरकरी थर्मोमीटर शुड नॉट बी माउंटेड। मरकरी के थर्मोमीटर्स आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इफ़ ब्रोकन इन एन ओवन ऑफ एनी टाइप्स द ओवन शुड बी क्लोज्ड। अगर कभी ऐसा होता है कि बाय चांस आपका बायोमेटेलिक स्ट्रिप थर्मामीटर काम नहीं कर रहे हैं और आपने मरकरी थर्मामीटर का उसमें यूज़ कर लिया है, अगर वो उसमें टूट जाते हैं तो आप क्या करोगे, तुरंत ही ओवन को क्लोज़ करोगे इमीडिएटली एंड रिमेन क्लोज्ड अनटिल कूल। जब तक वो उसका टेम्परेचर अंदर से नॉर्मल ना हो जाए, वो ठंडा ना हो जाए, तब तक आपने ओवन को बंद रखना है। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। अदरवाइज़ जो ओवन है लेबोरेटरी ओवन, वो आपके ग्लासवेयर को ड्राई करने में काम आता है। अगर इसको अच्छे से यूज़ किया जाए, इसकी मेंटेनेंस अच्छी रखी जाए, तो ये लॉन्ग लाइफ तक चल सकते हैं। अब आपके आते हैं रोटरी इवेपोरेटर। रोटरी इवेपोरेटर जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इवेपोरेशन। सो यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। हर एक कंपोनेंट का, हर एक कंपाउंड का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उनको उस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करके इवेपोरेट करते हैं एट वन साइड एंड डिस्टिलेशन एट द अनदर साइड। इसके दो पार्ट होते हैं, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है। अब इस इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट क्या क्या होंगे। फर्स्ट इज़ हीटिंग मेंटल और हीटिंग बाथ, इवेपोरेटिंग फ्लास्क जिसमें आपका सैंपल रखा जाएगा, और इस इवेपोरेटिंग फ्लास्क को हम क्या करेंगे, हीटिंग मेंटल के अंदर डिप करेंगे। देन आपका मोटर जो आपकी कॉन्टीन्यूसली राउंड बॉटम फ्लास्क को क्या करेगी, घुमाती रहेगी। डिजिटल कंट्रोल एक तरह से आपका
इसकी इसके राउंड्स को और इसकी जो प्रेशर की वैल्यूज़ हैं इनकी वैल्यूज़ आपकी इस पे डिस्प्ले पे चलती रहेगी। फिर आपका है कंडेंसर, जो आपका लिक्विड इवेपोरेट हुआ है वो दूसरी साइड से कंडेंस फॉर्म में दोबारा से उन गैस पार्टिकल्स को कंडेंस्ड करके उसको लिक्विड फॉर्म में उनको कूल करके रिसीविंग फ्लास्क में इकट्ठा कर लिया जाता है। ओके, तो ओवरऑल ये आपका रोटेटरी इवेपोरेटर है। एक साइड से आपके सैंपल को हम बॉयल करते हैं, एक लिमिट तक बॉइलिंग पॉइंट जब रीच हो जाता है उस सैंपल का, तो वो इवेपोरेशन उसकी बढ़ जाती है और धीरे 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 उसके अंदर के जो वेपर्स हैं वो कंडेंसर में जाके कंडेंस होके रिसीविंग फ्लास्क में ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरते रहते हैं। तो जनरल प्रिकॉशंस हैं इसके लिए क्या है, ग्लास कंपोनेंट्स ऑफ द रोटेटरी इवेपोरेटर शुड बी मेड ऑफ पायरेक्स और सिमिलर ग्लास, बिकॉज जो पायरेक्स के ग्लासेस होते हैं ये एक तरह से हाई टेम्परेचर पे भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ये ब्रेक नहीं होते। ग्लास वेसल्स शुड बी कम्प्लीटली enclosed in shield of guard against the flying glass should the component imploded। जो ग्लास वेसल्स है आपकी उसको अच्छे से क्लोज किया हुआ होना चाहिए। इंक्रीज इन रोटेशन स्पीड एंड एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम ऑफ फ्लास्क whose solvent is to be evaporated should be gradual। जैसे कि आपका पिक्चर में दिखाया हुआ है, आपने सॉलिड फॉर्म में आपका सैंपल है, लिक्विड में मिक्स हुआ सैंपल और सॉल्यूशन में मिक्स कर रखा है आपका सैंपल। हमने उसको सॉलिडिफिकेशन करनी है, उसकी सॉलिडिफिकेशन से फिर हमने उसकी मेल्टिंग करनी है, तो वो सॉलिड से क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड से फिर आपका वो क्या होगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। गैस फॉर्म एक तरह से क्या होंगे, आपके वेपर्स होंगे, तो वो आपका होगा सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में चेंज होना सब्लिमेशन। एंड देन आपकी जो एक गैस है ये मोटर के थ्रू क्या करेगी, कंडेंसर में जाएगी, ये कंडेंस्ड होगी फिर से, और इसका क्या बनेगा, फिर से कूल एंड लिक्विड फॉर्म बन जाएगी, जो कि आपकी रिसीविंग फ्लास्क में इकट्ठी हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोला है रिसब्लिमेशन और कंडेंसेशन। So this is all about rotatory evaporator। देन आपका आता है हीटिंग मेंटल्स। हीटिंग मेंटल जैसे नाम से पता लग रहा है कुछ ना कुछ हीट हो रहा है। सो हीटिंग मेंटल क्या होंगे, यूज्ड फॉर हीटिंग राउंड बॉटम फ्लास्क, रिएक्शन केटल्स एंड रिलेटेड रिएक्शन वेसल्स। जैसे कि रोटेटरी इवेपोरेटर में था, हमने जो रोटेट होने वाला फ्लास्क था वो हमने हीटिंग मेंटल के अंदर रखा हुआ था। तो हीटिंग मेंटल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक काम करता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो क्या करेगा, हीट करेगा जो सॉल्यूशन होगा आपका राउंड बॉटम फ्लास्क का। राउंड बॉटम फ्लास्क इसके ऊपर रखा जाता है। these mentals enclosed a heating element in a series of layer of fiberglass cloths। As long as the fiberglass cloth coating it's not worn or broken, as long as no water or other chemicals are spilled into the mental, heating mentals pose no shock hazard। अगर आप इसका यूज़ अच्छे से करेंगे, लाइक को आपका सैंपल जो आपने रखा है राउंड बॉटम फ्लास्क में वो बाहर ना आए, या फिर जो आपका जो हीटिंग मेंटल के अंदर की जो फाइबर लेयर है वो फटे ना, वो कपड़ा फटे ना या फिर वो टूटे ना, तब तक वो किसी भी टाइप का कोई हार्म नहीं पहुंचाता। बी केयरफुल नॉट टू एक्सीड द इनपुट वोल्टेज रिकमेंडेड बाय द मेंटल मैन्युफैक्चरर। एक इसकी लिमिट सेट होती है टेम्परेचर की, उससे अगर आप ऊपर करोगे तो यहाँ पे ये डिसफंक्शनिंग करना शुरू कर देगा, और हो सकता है कि आपने जो ग्लास इसके ऊपर रखा है वो भी ब्रेक हो सकता है। हायर वोल्टेज विल कॉज इट ओवरहीट। अगर वोल्टेज आपने ज़्यादा कर दी तो इसकी हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी। मेल्ट द फाइबर ग्लास, जो फाइबर ग्लास है इसके अंदर का वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा।
एंड एक्सपोज द बेयर हीटिंग एलिमेंट। और फिर क्या करेगा, जो आपका जो हीटिंग एलिमेंट है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाएगा ग्लास के, और उससे ब्रेकेज भी हो सकती है और पर्सन को भी नुकसान हो सकता है जो टेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपका जो है इसमें, मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, हर एक कंपाउंड का एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है। उस पॉइंट पे आने के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, सॉलिड फॉर्म से मेल्ट होना शुरू हो जाता है। सो अ मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस इज़ अ मशीन दैट हेल्प्स chemist determine the identity of मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसी मशीन है जिसमें हर एक कोई भी कंपाउंड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जाके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्ट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैव अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच इट मेल्ट्स। स्मॉल अमाउंट ऑफ whatever is tested is inserted in a small thin tube and inserted into the machine। एक बिल्कुल ही स्मॉल थिन ट्यूब होती है ग्लास की, जो अंदर से होलो होती है, कैपिलरीज बोलते हैं उनको। एक साइड से आप क्या करोगे, सैंपल टेस्ट करने से पहले हीट करके या फिर फ्लेम पे एक साइड से उस ट्यूब को आप ब्लॉक कर लोगे। फिर दूसरे टाइप से, क्योंकि इसमें बहुत ही माइक्रोग्राम में सैंपल जाता है, तो ऊपर से हल्का हल्का सैंपल डाल के बिल्कुल थोड़े अमाउंट में उसको हल्के से टैप टैप करके आप क्या करोगे, सैंपल को उसके एंड तक पहुंचा दोगे, जो एंड आपने उसका बंद किया है कैपिलरी ट्यूब का। देन आप उस कैपिलरी ट्यूब को क्या करोगे, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो टाइप के होल होते हैं। एक में आप उस कैपिलरी को डालोगे, दूसरे में आपका थर्मामीटर लगा होता है। कैपिलरी को रखने के बाद आपने थर्मामीटर डालना है और आपने इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है। इसके बाद क्या होगा, जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो आपका थर्मामीटर है वो उस टेम्परेचर को रीड करेगा और उसका मर्करी का लेवल बढ़ता जाएगा। और आपका जो कैपिलरी के अंदर का सॉल्यूशन है या जो भी आपने उसके अंदर सैंपल डाला है टेस्ट करने के लिए, वो धीरे 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 क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो मेल्ट हो जाएगा, और वही पॉइंट आपने नोट करना है, वो उस कंपाउंड का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे ही वो उस पॉइंट पे रीच हो जाए, आपने क्या करना है, थर्मामीटर पे वो टेम्परेचर नोट करना है, वो उसका होगा मेल्टिंग पॉइंट। द हीट कैन बी एडजस्टेड टू फाइंड द टेम्परेचर दैट द मटीरियल जस्ट स्टार्ट टू मेल्ट विच इज़ मेल्टिंग पॉइंट फॉर द मटीरियल। सो ये था आपका मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस। आपने यहाँ पे 9 टाइप के अपरेटस पढ़े हैं जो कि आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कॉमनली यूज्ड होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।